बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 ईद स्पेशल के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह इस दूसरे दिन को भी 92 अपने तमाम देखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा रंगीन करने लगा है। अब इसकी रंगीने में इजाफा करने के लिए तमाम चीज़ें तो हैं, मगर इसको रंगीन करने के लिए रंगीन, खूबसूरत, प्यारे चेहरे भी, प्यारी पर्सनालिटीज़ भी, और ख़ास तौर पे जो आप लोगों को पसंद है वो चेहरे ईद पे आपके साथ आ जाएं तो डेफिनेटली आप लोगों की ईद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज ईद के इस दूसरे दिन के लिए ईद स्पेशल में मेरे साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं वो आप लोगों के हर दिल अजीज़ हैं, जिनको आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उनसे प्यार भी करते हैं और मीठी मीठी तनकीद भी शायद कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ईद स्पेशल के अपने खूबसूरत मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। अगर मेरी दाएं तरफ चले जाएँ तो मैं यही कहूँगी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ईद मुबारक मरवत साहब आपको। उनके हमरा बहुत ही प्यारी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर नेशनल असेंबली है, सेनेटर भी रह चुकी, सहर कामरान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सहर साहिबा, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सब देखने सुनने वालों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा दो और खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ बड़ी ही मोतबर एंकर हैं आसमा इकबाल साहिबा, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, खूबसूरती तो उनकी है लेकिन उनकी बातें भी बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसमा, और आपको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए भी, इंट्रोडक्शन के लिए भी बहुत नवाज़िश। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उनके हमरा हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अरबाब खिज़र हयात खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी अरबाब साहब बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अब चलिए, हमने ग्रीटिंग्स तो दे दी लेकिन पता होना चाहिए कि ईद का दूसरा दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आसमा से शुरू कर लेते हैं। आसमा, ईद का दूसरा दिन है, आप यहाँ पर बैठी हैं, तो ईद का पहला दिन आपका कैसा गुजरा था? पहला दिन बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा गहमा गहमी से भरपूर। जाहिर है कि पहले दिन चूँकि ईद की नमाज के लिए घर के जो मर्द हजरात होते हैं स्पेशली उन्हें बाहर जाना होता है। मेरे सारे दो बेटे हैं तो उनकी तैयारी, उनको तैयार करना, रेडी करना, फिर नमाज कहाँ पर पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है। आपको पता है तमाम मसाजिद में मुख्तलिफ औकात कार होते हैं ईद की नमाज के। तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ सबसे आखिर में बहुत लेट नमाज अदा हो रही होती है अब वहाँ मैं बच्चों को भेजूँ, और उसके बाद जब जो ही वो घर वापस आते हैं उनके लिए मीठा तैयार हो। दूसरा दिन जो है, आज का जो दिन है वो निस्बतन कम मसरूफ़ रहता है, क्योंकि ना तो बच्चों को नमाज के लिए भेजना है, ना खुद उस तरह से। हाँ, ये है कि दावतनामे बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि अभी जो ऑफर एक मरवत साहब भी बात कर रहे थे कि शोज़ में जाने से पहले देखना पड़ता है कि किस शो में जाना है, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इतने दावतनामे होते हैं कि सोचना पड़ता है कि आज मीठा किसके घर पे है और ईद का खाना किसके। ठीक है, ये तो है। और मरवत साहब की ईद कैसी होती है? मरवत साहब अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, छोटी ईद खास तौर पे? आपको और आपके चाहने वालों, देखने वालों सबको ईद मुबारक। ईमानदारी की बात तो ये है कि ईद तो नाम है खुशी का, त्यौहार है, और खुशी जब हम बच्चे थे तो ईद माना रखती थी हमारे लिए। फिर जब हम बड़े हो गए तो बड़े होने के साथ जो है हम बचपना ईद के दिनों में तलाश किया करते हैं। हमें वो अपने बचपन की यादें और बातें याद आती है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में, यानी गुज़िश्ता कोई 12-14 सालों से मैंने किसी भी मौके पे कोई दिल में खुशी महसूस नहीं की है। क्योंकि अब गुज़िश्ता ईद की बात मैं आपको बताता हूँ। ईदी तो नहीं कोई ज़्यादा कोई मांग लेता आपसे? तो क्या ईदी कोई ज़्यादा मांग लेता हो तो मैं आपको यकीन करें, मैं रमज़ान के महीने में, मैं कोई इतना मतलब अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं रमज़ान के महीने में काफ़ी सखावत करता हूँ बहुत से लोगों के लिए। ये जो है ना, हमने 2001 से जब से ये दहशतगर्दी आई है ना, तो हमारे इर्द गिर्द सारे जो हैं वो मतलब ये महरूम लोग हैं जो इस दहशतगर्दी के शिकार हुए। खुद मैं, मेरा ख़ानदान, यानी मेरे अपने ख़ानदान के 3 लोग दहशतगर्दी, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरा फादर इन लॉ का भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ साला, दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो और न किसी दुश्मनी, वाहिद कसूर ये है कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और इसी की कीमत चुकाई है ईद। और फिर जो मुल्क में हालात बनते गए, लास्ट ईयर मैं इसलिए नहीं जा सका कि उससे 1 महीना कबल मिलिटेंट्स ने मेरे लिए आईडी लगाई थी, इधर मैंने जहाँ से आपका रूट था। अच्छा, ईद पे रश इतना ज़्यादा होता है कि आप किसी को मिलने से इनकार भी नहीं कर सकते हैं।
सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो लिहाजा मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा अपने इलाके में ईद मनाई है, लेकिन ये 2-3 साल की बदनामी के पेश नज़र मैं सिक्योरिटी की वजह से वो रूटीन की ईद नहीं मना सकता हूँ और इस्लामाबाद में ठहर जाता हूँ। बच्चे भी इससे मुतासर होता है कि वहाँ जाना है, वहाँ ईद करनी हमने, और बच्चे जो है ना, मैं अर्ज़ करूँ ना, ये जो अभी इस्लामाबाद में इमाम बारगाह का हादसा हुआ, इसके बाद मेरी बेगम मुझे कहती हैं कि अब मैं बच्चों को इस्लामाबाद में स्कूल नहीं भेजूँगी। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी फैमिली को रिलोकेट करता हूँ, दुबई भेजता हूँ, क्योंकि इट्स टू डिफ़िकल्ट। या फ़ोन ऑन करें तो धमकियाँ, या जब आप इसको सुनते हैं तो आगे से कोई परेशान बना होता है। ईद मुबारक के मैसेजेस भी तो आए होंगे बहुत सारे इस ईद पे। मैंने सिक्योरिटी की वजह से अपना नंबर भी बहुत कम लोगों को दिया हुआ है, तो लिहाजा लोगों के पास मेरा नंबर ही नहीं है मुबारकबाद के लिए, अलबत्ता जो जान पहचान के हैं। चले, हमने इसीलिए तो मरवत साहब को बुलाया ना कि इनकी ईद अच्छी करें हम, और ईद थोड़ा इस माहौल से निकलें। हाँ, मैं समझता हूँ आप ये चाहती हैं कि ईद पे खुशी की बातें हो। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि लोगों को मरवत साहब के इस पूरे किरदार के अंदर खुशी की भी एक रमक नजर आए, कि मरवत साहब खुश भी रहते हैं, हमेशा गुस्से में नहीं रहते, खुश भी रहते हैं। वो तो ठीक है ना, लेकिन किस चीज़ पे खुश हुआ जाए? आपके साथ सहर साहिबा बैठी हैं, इसलिए आप खुश हो सलामत रखे। हर उस पाकिस्तानी को खुशियाँ मुबारक हो जो उसको मिलती है। आमीन आमीन। हम तो खुशी के लिए तरस गए हैं, यानी कहाँ ढूंढे खुशी, कहाँ पे। यानी अपनी मिसाल में दूँ ना, उस दिन मैं असेंबली में खड़ा भी हो गया, मैंने कहा ना, अपने अपनाते हैं और पराई भी दुश्मन समझते हैं, हम किधर जाएं। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो है ना, अब बसंत किस तरह मनाई, मजा आ गया, एंजॉय किया सब। यानी पहले धमाका, लेकिन बसंत आई तो हमने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई ये वो कौम है जो धमाकों से या दहशतगर्दी से डर चुकी है। बस अब तो हम ये दुआ करते भी हैं और चाहते भी हैं कि सिर्फ ईद जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं वहीं खुशियां ना हो, बल्कि पूरा साल खुशियों का कोई ना कोई सामान बनता रहे। तो अब सहर साहिबा आप बताएं कि आप अपनी खुशी ईद में किस तरह से तलाश करती हैं, कैसे ईद अपनी सेलिब्रेट करती हैं? मेरे लिए तो ईद जो है प्योरली फैमिली इवेंट है। अच्छा। ठीक है, फैमिली ओकेजन है, इसलिए कि क्योंकि थोड़ा सा स्कैटर्ड फैमिली है। बच्चे मेरे जो है वो यूके में हैं, दोनों सऊदी अरेबिया में पैदा हुए, ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ा, A levels के बाद यूके चले गए, और हस्बैंड सऊदी अरेबिया में स्टिल ही कंटिन्यू विद हिज जॉब देयर, और मैं इधर हूँ। तो एक जो है ना रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन, ईद एक ऐसा मौका होता है बड़ा खूबसूरत। एंड सिंस आई लव टू कुक, तो मेरा जो है ना एक बहुत सारा वक्त जो है उससे भी गुजरता है। क्या अच्छा बनाती हैं ईद पे? ज़बरदस्त सा जो बनाती है, और हमेशा ही होता है ईद पे। अच्छा, मैं ईद पर एक चीज़ है, पुलाव को तो आप मिस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो शीर खुरमा है, ठीक है, पुलाव है, खीर है। लाइक जो ईद का ये भी होता है कि किस सीज़न में आ रही है, तो ये क्योंकि थोड़ा गर्मी शुरू हो चुकी है, तो ये है कि खीर, पुलाव, सेवइयाँ तो बगैर सेवइयों के ईद होती ही नहीं है। सो एग्जैक्टली जो है, जब मैं आती हूँ बच्चों की भी बहुत फरमाइश होती हैं, हस्बैंड की भी फरमाइश होती हैं, तो जो है वो डेफिनेटली फिर उसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ें तो बनती जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि बट आई लव टू लाइक होता है ना कि कुक एंड देन सिट विद द फैमिली एंड एंजॉय द फूड। या अगर हम जाते हैं तो साथ इकट्ठे जाते हैं, बहुत सारा चिट चैट, क्योंकि आपका जो रीयूनियन होता है ना फैमिली का, वो बड़ा खूबसूरत होता है। फिर ये कि हाँ, मैं इस बात में भी बहुत जो है पर्टिकुलर हूँ कि आपको मैसेजेस आए तो उनके जवाब भी ज़रूर देने हैं, तो जो है वो जवाब भी देने हैं। वो भी आज एक कल ही आ गया कि अच्छा, बात ये होता है कि देन यू हैव डिफरेंट सर्कल्स। एक आपकी जो क्लोज फैमिली सर्कल है, इसको आपने देना है, बाकी के लिए कुछ जो है ना व्हाट्सएप ने ज़िंदगी आसान भी कर दी है कि आप स्टिकर्स भेज दें। तो ये कि वो फिर फैमिली कॉल्स और सब, तो आई बिलीव कि बहुत खूबसूरत जो है मौका। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, तलाश करके खुश हो जाना। कोई भी आप अपना मौका तलाश कर लेते हैं। और हम तो समझते हैं कि एक खूबसूरत रमज़ान मुबारक के बाद जो है ईद जो है वो एक खूबसूरत मौका भी है, शुक्राने का भी और मिलने का भी और खुशियाँ शेयर करने का भी।
तो बस बाकी तो मैं कहूँगी कि अपने मुल्क के लिए मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी सलामती में रखे, ज़मान में रखे, और हम सब जो है वो खुशियों के साथ बिल्कुल जो है वो आगे बढ़े। हर दिन अपना जो है खुशियाँ लेकर आए। चैलेंजेस ज़िंदगी में बहुत होते हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ हमें आगे बढ़ने की बिल्कुल उनको नॉर्मलाइज करने के लिए भी जो एक आपको अंदर हिम्मत है वो अल्लाह ताला हम सबको अता करे। अरबाब खिज़र हयात साहब स्पेशली ईद का दूसरा दिन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए हैं। और अरबाब साहब, आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? अब की ईदें कैसी हैं आपकी? देखिए जी, जिस तरह मरवत साहब ने तो बहुत तफसील के साथ, चूँकि उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, और उन्होंने बहुत तफसील के साथ बयान कर दिया कि अब तो हमारी ईद होती ही नहीं है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हम धमाकों की गूंज में उठते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार, आम शहरी वो शहीद होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कैसे ईद मनाएंगे? तो हम तो मुझे केपी का एक कल्चर बड़ा पसंद है, वो जो एक इकट्ठ होता है ना, वो सारे एक बैठक में इकट्ठे हो जाते हैं, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ईद पे तो एटलीस्ट होती है अरबाब। बिल्कुल जी, ईद पे होती है, लेकिन एक बात यह है कि ईद वालिदैन के साथ बहुत अच्छी गुजरती है। बेशक। और ये तीसरा साल है कि मेरी वालिदा जो है वो वफ़ात हुई है, तो मैंने चूँकि हमारा कब्रिस्तान बिल्कुल घर के करीबी है, तो मैंने वहाँ पे उनके लिए खूबसूरत सा मकबरा बनाया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और एक बागीचा सा बनाया है। तो मैं तो तकरीबन हर रोज़ 3 साल से तकरीबन जब मैं पेशावर में होता हूँ रोज़ मैं वहाँ जाता हूँ, और ईद का पहला दिन भी मैं वही गुजारता हूँ। वहीं पर मिठाई वगैरह रखे होते हैं, लोग आते हैं, वहीं पर वो सब कुछ चल रहा होता है। क्योंकि जब मेरी वालिदा जो थी ना, तो उनको एक तो फूलों से बहुत प्यार था, और वो बहुत मेहमान नवाज औरत थी। तो यही वजह है कि मैं उनके साथ जाकर बैठ जाता हूँ, और जो कुछ होता है तो वहीं पर मैं करता हूँ। मोहब्बत में वो सब अपनी ईद मतलब आपको इस तरह से खूबसूरत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल जी, उन्हीं की चीज़ों को लेके बिल्कुल जी। दूसरी बात यह है जी कि अब ईदों का वो मज़ा भी नहीं रहा। मरवत साहब को तो ज़्यादा पता होगा कि पहले ईद पर जो है ना जी, लोग नए कपड़े और वो जूते वो पहनते थे। सबने भी नए पहने हुए। नहीं अभी नहीं, मैं उस ज़माने की बात करूँ, मरवत साहब के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त सिर्फ ईद पे पहनते। आप ज़्यादा पुराने या मरवत साहब? मरवत साहब पुराने। हम छोटे थे जब मरवत साहब वो हुआ करते थे, हम बहुत छोटे थे। आप एग्री इस बात से कि अरबाब साहब छोटे थे और आप जवान थे उस वक्त? ईदी ना मांग ले। देखिए, हम आपका प्रोग्राम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा आसमा, मुझे ये बताइए कि ईदी कितनी देती हैं और अभी ईदी कितनी मिलती है? मिलती भी है या नहीं मिलती? अब नहीं मिलती है, लेकिन अब उस तरह से नहीं है जैसे मरवत साहब फरमा रहे थे, अरबाब साहब फरमा रहे थे कि वो बचपन वाली ईदें नहीं रह गई। उस वक्त तो ये होता था कि उस पड़ोस के घरों में भी जाया करते थे और बेधड़क चले जाया करते थे। जैसे अपने घर में जाते थे, उसी तरह से साथ वाली आंटी के घर में भी जाके घुस जाते थे और कहते थे जी ईदी दे। अब्बा से भी ईदी की ज़िद और अम्मा से भी ईदी की ज़िद। बात हुई है कि अब खुद भी पैसे कमा रहे हैं, अब कोई ईदी कितनी चाहत, या अगर पैसे मिल भी जाते हैं 5-10 हज़ार अगर किसी ने दे भी दिया, अब्बा ने दे दिया, या 20 हज़ार अम्मा ने दे दिया, तो उससे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो जो बचपन में कड़क नोट 10-10 रुपए के मिलते थे ना, जो उनका मज़ा था, चाहे वो 10 रुपए का नोट ही था, और फिर उसको जैसे हम वो छोटा सा पर्स जो अम्मा लेके देती थी ड्रेस के साथ मैचिंग कर, सीधा उसको, अच्छा मैं तो इस्त्री भी करती थी। अगर मेरे कुछ नोट अगर ईद के कुछ ख़राब हो जाते थे ईदी के, तो मैं उन्हें इस्त्री, वो एक तरीका था, पता नहीं आपने किया या नहीं किया, लेकिन मैंने इस्त्री करके दोबारा सीधा करके, और फिर उसके जाके दही बड़े खाना, गोलगप्पे खाना, चाट खाना, और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले उठ के क्या, मतलब ईद पे जब छोटी थी, ईद पे बाहर जाती थी, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी क्या थी? कौन सी चीज़ सबसे पहले ईद वाले दिन खानी है? घर की चीज़ें तो हम नहीं खाते थे। अच्छा, मुझे चूँकि खट्टी चीज़ें लाइक जैसे दही बड़े हैं, चना चाट वगैरह है, तो मैं उसके पास उस रेडी पे सबसे पहले जाके, वो रेडी लगा करती थी ढाबे, अब तो खैर उनको ढाबा हम बुलाते हैं, तो वो होता था कि एक खास बाजार लगता था। मुझे केपी का नहीं पता इतना, लेकिन हमारे पंजाब में ये था कि जब ईद है तो ईद बाजार एक अलग से सजता था। कौन सा शहर है आपका? मेरी पैदाइश जो है वो रावलपिंडी की है, अम्मा मेरी लेकिन फैसलाबाद से, अब्बा लाहौर से। फैसलाबाद में ज़्यादा। बचपन किधर गुजरा? मेरा बचपन वैसे रावलपिंडी में गुजरा, लेकिन ईद जो है वो ज़्यादातर ईदें हमने फैसलाबाद में। अच्छा, मेरा ननिहाल फैसलाबाद का था, तो मुझे इसलिए आइडिया आपकी बातों का।
तो वहाँ एक बाज़ार, सरवत आपको पता होगा कि स्पेशल एक ईद बाज़ार लगता था, और फिर वहाँ पर एक मस्जिद में सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो नमाज की अदायगी के लिए जाया करती थी। तो वहाँ हम लोग भी जाते थे अपनी घर की ख़वातीन के साथ। तो वहाँ जो ईदें थी वो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे ये दोनों हजरात फरमा रहे थे, मैम भी कह रही थी कि वैसी ईदें नहीं रह गई। तो आज भी अगर हम किसी छोटे गाँव देहात चले जाएँ तो ईद शायद वैसी नहीं है, लेकिन उन ईदों की झलक ज़रूर मिलती है। अच्छा, अभी भी वहाँ मेले ठेले लगते हैं ईद के, होता है, अभी भी वहाँ छोटे बाजार लगते हैं, अभी भी किसी ना किसी एक मस्जिद में अलग से ख़वातीन की नमाज के लिए उन्होंने एहतमाम किया होता है। सब औरतें एक दूसरे के घरों में जाती हैं, सब एक दूसरे के कपड़े देखती हैं, चेक करती हैं और फिर बाद में गॉसिप भी करती हैं। यहाँ तो हम कुछ भी पहन लेंगे। अच्छा, मुझे आदत थी कि मुझे बचपन में जब ईद मिलती थी तो मैं पर्स कम रखती थी अपने पास, तो मेरी आदत होती थी अब्बा के पास ना एनवेलप्स होते थे बहुत सारे, तो मैं हमेशा वो सीधे नोट बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे सीधे डाल के करके तो वो एक लॉकर में रखती थी। अच्छा। तो फिर वो कभी अब्बा से पैसे मांगने, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे कोई चीज़ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और मैं सबसे पहले आदत थी कि जाके वो दुकान एक होती थी उसके बाहर ना, ईद वाले दिन स्पेशली उन्होंने मेरे पास बहुत सारी चेयर्स लगाई हुई होती थी, तो चेयर्स पे जाके बैठ जाते थे तो आइसक्रीम खाते थे वहाँ। हाँ, ये मेरा रूटीन। कोन वाली आइसक्रीम? हाँ, कोन वाली थी। हाँ, उस वक्त काफ़ी ब्रांड्स हुआ करते थे, तो मेरी आदत ये थी। तो मेरे साहब, आप अपनी बचपन की ईद का बताएं, ईदी कितनी मिलती थी? और लड़के अमूमन कहते हैं बड़े लड़ाके से हो जाते हैं, बचपन में लड़ाके होते हैं। अब्बा से कभी लड़े कि मुझे इतनी नहीं, इतनी ईदी दो? अमूमन कितनी मिलती थी? पैसों पे तो मैं कभी नहीं लड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन बचपन में और वैसे भी आज तक मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे तमाम दीगर ख़ानदान के लोगों के लिए मुमकिन है। हमारा ईद बड़ा यूनिक होता है। अच्छा। शायद ही इतना मज़ा किसी और इलाके की ईद में हो। क्या स्पेसिफिक होता है उसमें? हाँ, पहले तो 27वीं रमज़ान जो है ना, माशाल्लाह, वो तो बहुत धूमधाम से, और हमारे मरहूम वाले साहब जो हैं वो पूरे गांव का उस दिन अफ्तारी रख लेते थे। अच्छा। और हमें याद है कि उस जो ही अफ्तारी हो जाती थी तो हम बच्चे थे, तो उस ज़माने में लोगों के पास कैश नहीं हुआ करता था, यानी मैं बात कर रहा हूँ 83-84 की। अच्छा। या 70-78 की, 78-79 की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या कर लेते थे कि चादर लेके ना एक साइड इस पे ज़रा थोड़ा सा एक ये बना लेते थे। अच्छा। बैक सा एक इस साइड पे। अच्छा। तो घरों में शुरू हो जाते थे और एक गाना गाया करते थे। वो गाना कुछ इस तरह होता था, इस्तमद गुलिस्तमद दे कठारे वा कसमद। अच्छा। अचानुन लौरीजी औलाद बेड़ी। ये कहते थे तर्जुमा वर्तो गुनगुना दें आप। ये गुनगुनाना तो मैंने कभी किया ही नहीं है, लेकिन इस्तम जो है ना, वो इस्तम 27वें को कहते हैं। अच्छा। तो हम जिस घर में, पड़ोस में, गली में, पूरे गांव में फिरा करते थे, तो जिस घर में जाते थे वहाँ कोई खातून घर की बेटी होती थी। अच्छा। वो जनाब आली एक में गंदम डाल देती थी, एक मुट्ठी, एक में ये छन्ना डाल देती। कितना खूबसूरत लगता होगा। हाँ। एक तरफ से भरा हुआ, एक तरफ से अच्छा, भरा फिर हुआ। वो जूं ही भर जाते थे ना, हम फौरन दुकान में जाके खाली करके फिर दोबारा शुरू हो जाते थे। ये अच्छा तरीका था, बचपन से कारोबार था। अच्छा, मैंने मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा ये ईदी और ये 27 रमज़ान पे कुछ बड़ा कैश जमा हो गया मेरे पास। उस ज़माने की बात है, 300 रुपये जमा हो गए थे। उस ज़माने में 300 रुपये? 300, मेरा ख्याल है कि ये 78 की बात है। तो 300 रुपये जब जमा हो गए ना, तो ये बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा, वो हुआ ये कि अब मैं कभी इधर दिखा रहा हूँ लोगों को, कभी उधर दिखा रहा हूँ, कभी यूं करके दिखा रहे होंगे कि देखो मेरे उस ज़माने में वैसे भी हमारे जो असातिज़ा होते थे ना, वो जब यकम को तनख्वाह लेते थे ना, तो तनख्वाह वसूल करने के बाद हमारे सामने गिना करते थे इस तरह। वो मुझे याद है, उस ज़माने में एक कल्चर था, जिसके पास रोकड़ा होता था वो दूसरों को जलाने के लिए करता था। तो वो 300 रुपये से मैं, हमारे यहाँ गाय, बिल्कुल वो गांव का माहौल होता था। तो मैंने अपनी मरहूम वालदा को कहा, वो उस एक चीज़ से बड़ी चिढ़ आती थी उसको। वो आती थी ये जो हम मक्खन निकालते हैं ना, पहले ज़माने में ये मदानी, तो वो मदानी मैनुअल होती थी। मतलब ये कि बंदे का जो है जोड़ जोड़ दुख जाता था। और मेरी माँ बड़ी शिकायत करती थी कि ये मदानी जो है ना, ये बड़ी मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, नई इलेक्ट्रिक मदानी आई थी,
तो मैंने वो 300 रुपये से इलेक्ट्रिक मदानी खरीद के माँ को ये होती है मोहब्बत भाई। हम अगले अब्बा को जलाया होगा पैसों से और माँ के लिए जो है वो मदानी लेके और आई। जब ईद का दिन आया ना तो मुझे एक और वाक़या याद है, वो ये कि हमारे यहाँ ईद पे चूँकि हमारा जो गांव है ना अपने इलाके में, हमारा जो मेरी जो फैमिली है और जो गांव है वो मरबत में बड़ी एक एलीट टाइप फैमिली है और गजेटियर में इसका जिक्र है। वहाँ हमारे यहाँ खानिज़म है। अच्छा। तो हमारे यहाँ पूरा हमारा जो कबीला है 37 देहात में, वो सारे ईद के दिन हमें मुबारकबाद देने के लिए आता था। तो हमारे गांव में बड़ा रश होता है, बिल्कुल पूरे ज़िले में इतना रश कहीं नहीं होता है जितना मेरे गांव में होता है। ये रिवायती तौर पे साल तकरीबन सदियों से ये रिवायत है। तो उस एक ईद पे हुआ ये कि जब ये लोग जमा हो जाते थे तो हम पश्तो में उसको कहते हैं लकशवा। अच्छा। लकशवा जो है ये एक किस्म की गैम्बलिंग डिवाइस होती है। अच्छा। वो सारे लोग ईद में लोग के पास पैसे होते थे तो एक टाट बिछा देते हैं, उस पे ऊंट और इस पे शेर बने होते हैं, तो यूं घुमा देते हैं ना। अच्छा। तो अगर 3 ऊँटों पे ठहर गया और आपने ऊँट पे पैसे लगाए तो आपको 3 गुना देते हैं। अच्छा। इसको लकशवा कहते हैं। लकशवा। तो वहाँ बहुत भीड़ होती थी। तो मैं गया वहाँ पे, बचा था मैं, तो मैं आगे बैठ के तमाशा करने लगा। तो एक दिन इस तरह हुआ कि एक दफ़ा इस तरह हुआ कि बहुत ज़्यादा पैसे लोगों ने रख दिए उस पर, पूरी टाट पैसों से भर गई थी ना। तो अचानक ऊपर से किसी ने नारा लगाया कि चूर, चूर का मतलब ये लूटो। तो सबसे करीब मैं था, सबसे ज़्यादा मैंने लूटा। बस ये बात जो आप बता रहे हैं ना मरवत साहब, अब हमारे पास यहाँ पे अपने सेट पे लकाशवा तो नहीं है खेलने के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। अच्छा एक बात याद मैं भूल गया, ब्रेक से वापस आके जरा मैं वो बात आपकी कंप्लीट सुनती हूँ। अगर आप हम दरखास्त हमारी माने, जरा वो गुनगुना दें जो वो आप वही मैं जिक्र करता हूँ। ब्रेक पे जाऊंगी मैं, गुनगुना दे भाई, मरवत साहब की तरफ से ब्रेक होगी हमारी। अब जब आप वापस आए तो मैं आपको एक बड़े मजे की बात सुनाता हूँ। ठीक है, अभी आप जरा गुनगुना दें कि कैसे वो इकट्ठी करते थे आप गंदुम और वो गुनगुनाए। मैं ब्रेक पे जाना चाह रही हूँ। मैंने तो कभी गुनगुनाया नहीं है जिंदगी में। कैसे मिलता है उस वक्त बचपन में तो हम करते थे। तो थोड़ी देर के लिए बचपन में चले जाए ना, हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। साथ मैच नहीं करता है कि मैं गाने चले मरवत साहब की शख्सियत के साथ मैच नहीं करता, लेकिन लकाशवा के बजाय मेरे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, वो हम अपने मेहमानों के साथ ईद के सेकंड डे के लिए खेलेंगे। एक शॉर्ट सब देख लेते हैं। ईद स्पेशल में हम तमाम लोगों को ईद मुबारक। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे 92 ईद स्पेशल के दूसरे दिन में तमाम देखने वालों को हमारी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ से, मेरी तरफ से, 92 के प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे पास बड़े ही मज़े के सेगमेंट्स हैं जो इन मेहमानों के साथ हम खेलने जा रहे हैं, ताकि ईद पे पता चले कि ये सब बातें करते हैं या फिर दिमाग भी उतना ही चल रहा होता है। तो इसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले मरवत साहब का एक किस्सा है वो हम सुनेंगे, क्योंकि ब्रेक में जब उन्होंने सुनाया तो वो इतना दिलचस्प है कि मरवत साहब की ज़ुबानी आप लोग भी उसको सुने, एंजॉय करें। ज़रा मरवत साहब बताएं ज़रा किस्सा क्या था वो। मेरे वालिद साहब के 2 भाई थे, एक बड़ा ताया जो थे वो मजिस्ट्रेट थे और उसने 5 शादियाँ की थी। माशाअल्लाह। एक फोत हो गई थी और 4 जो हैं वक्त ज़िंदा रही। जब तक वो ज़िंदा थे 4 के 4, बल्कि वो बाद औकात फरियाद भी करते थे कि कोई ऐसा बदबख्त भी शोर होगा जिसकी 4 बीवियाँ 30 सालों से ज़िंदा है। वही ये कि एक दफ़ा ये 27 रमज़ान को मैं उनके घर गया, तो मैं उस ज़माने में जज था, तो वो बच्चे वही रूटीन में आ गए, इस्तमद गुल इस्तमद देख 18 वाह कसम। अब इसका मतलब ये होता है कि 27 रमज़ान की मुबारक रात है और जो भी गंदम देगा अल्लाह उसको ज़्यादा औलाद की नेमत से नवाज देगा। अब मेरे चाचा की 4-5 शादियाँ थी, उसके कोई 12-13 बेटे हैं और कोई 13-14 लड़कियाँ हैं। वो घर सारा भरा होता था और वो नाक तक आए हुए थे इस अफरादी ताकत और कुव्वत की वजह से। अचानक जो ही उन्होंने ये गाना सुनाया ना कि और औलाद बढ़ेगी, तो आगे से उसने कहा निकलो, ये घर जो है बाजार बना हुआ है।
माशाल्लाह, ये तो वाकई ये कहने वाली बात ही थी कि निकल जाओ यहाँ अब कोई मज़ीद दुआ नहीं चाहिए। अब ज़रा हम रैपिड फायर का एक अपना सेगमेंट कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किसके पास कौन सा जवाब है। और ये सहर साहब मैं आपसे शुरू करी, बड़ा तेज़ी में आपने मुझे जवाब देना है। मैं तो सोच चुकी हूँ मैं आपको उठा रही हूँ मैं एक के दूसरे दिन आपको सोने नहीं दूंगी, मैं आपको उठा रही हूँ। चलिए सहर साहिबा से शुरू करते हैं। सहर साहिबा, अवामी लीडर या रिवायती सियासतदान? चूज वन। फटाफट फटाफट इसमें होता है। अवामी लीडर। अवामी लीडर। ठीक है। पार्टी पॉलिसी या ज़ाती मौक़िफ़? पार्टी पॉलिसी। मजबूत तकरीर या पुरसकून अंदाज? मजबूत तकरीर। फैमिली डिनर या पार्टी इजलास? फैमिली डिनर। कराची या लाहौर? कराची। पाकिस्तान या यूरोप? पाकिस्तान। सफ़र पे किसके साथ जाएंगे, जरदारी साहब बिलावल साहब? जरदारी साहब। पहले आप सच बोल रही थी। नहीं, मैं अब सच बोल रही हूँ। दोनों देखिए मौका मिले, लेकिन जरदारी साहब के साथ क्योंकि आई हैव कंपनीड हिम इन सो मेनी मीटिंग्स, तो वो जो उनकी एक शफकत है, उनका जो हाथ हमारे सर पर है और आज मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से, तो डेफिनेटली तो वहाँ पे आप ज़्यादा करें। अरबाब साहब आपकी बारी, फटाफट। अब डायलॉग पहले या मुक्का पहले? डायलॉग। सियासत या नस्वार? सॉरी सियासत। I'm sorry. ये सवाल मरवत साहब से पूछता है। उनके इलाके के लोग नहीं पूरा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के लोग बहुत कम करते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्लीन सूट या पठान जैकेट? पठान जैकेट। दिल से फैसला या दिमाग से? दिमाग से। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ। फॉर्म 45 या 47? फॉर्म 45। सॉरी फॉर दिस सॉरी। ओके, एनीहो, फैमिली के साथ सफ़र पसंद है या दोस्तों के साथ एडवेंचर? फैमिली के साथ। ख़वातीन की खूबसूरत आंखें पसंद है या बाल? बाल। घर वो तो आपको पता है। मुझे नहीं पता। ये था मजाक बहुत जरूरी है। वो अपना सर्वत को बालों की भी आपकी पसंदीदा वो मैंने इनको एक दफा मैसेज किया था कि आप बाल मत बांधा करें, खुले बाल में आप अच्छी लगती है। ये होता है। आपको पता है ये हरासमेंट की नहीं, जब उनको एतराज नहीं है तो फिर उसको हरास नहीं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन खवातीन के खुले बालों के साथ हमारा क्या? ये बहुत राय का ही है। ये उन्होंने एतराज नहीं किया था इसलिए बस। अच्छा, वो इनकी ये है, लेकिन ये किसी और को मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा सा लगता ये है कि वो क्या होता है, थोड़ा सा मारने की कोशिश। फिर मैं अपना सॉरी वापस लेती हूँ, सियासत और नस्वार पे वापस लेती हूँ। ओके, घर का मालिक कौन है, आप है या आपकी अहलिया? मैं। अच्छा, 3 नाम है खवातीन के, आपको ट्रैवल करना है, किसके साथ जाएंगे? मायरा, सबा कमर या रेशम? तीनों के साथ नहीं जाऊंगा। नहीं, एक तो चूज करें ना, कोई एक कर लें, कोई भी एक काबिल नहीं। आपको चौथा नाम पूछ लें अगर वो बताना चाह रहे हैं तो। नहीं, एक चूज कर लें क्योंकि इतने हार्ड तो नहीं है। हाँ, इतना तो जो मैं आसमा के साथ चला जाऊंगा। इसका नाम इसलिए वजाहत मांगे। मुझे इन्होंने कोई ऐसे मैसेज नहीं किए हुए। मैंने आसमा का ऑप्शन नहीं रखा। मुझे कोई ऐसे मैसेज मैंने आसमा का ऑप्शन नहीं रखा, ये गलत बात है। मैंने मैसेज कभी नहीं किया है। अच्छा, चलिए जी, आप जरा मरवत साहब हैं, हमने बड़े इनको दबंग अंदाज में हमेशा देखा है और लोगों के जहन में तासुर है मरवत साहब हमेशा बड़े गुस्से के अंदर रहते। अब आपके सामने चीज़ रखूंगी मरवत साहब, आपने भी माशाल्लाह फटाफट। मरवत कौन है, कोई बागी है या मजलूम हीरो है? मरवत मजलूम हीरो है। मजलूम। सूट पसंद है या शलवार कमीज? दोनों पसंद है। एक चूज करें। इस्लामाबाद में सूट और अपने इलाके में केपी में शलवार कमीज। एक्शन फिल्म या रोमांटिक फिल्म? एक्शन। हीरो का किरदार या विलन का? हीरो का। मौला जट या सुल्तान राही? मौला जट। डायलॉग पहले या मुक्का पहले? मौके की मुनासिबत से। मुझे लग रहा है मैंने ये पूछा था मरवत साहब के जहन में एक सिचुएशन आई है। मरवत साहब के जहन में आई तो नहीं मरवत साहब को सिचुएशन, मौके की मुनासिबत से मुक्का या डायलॉग? मतलब अगर कोई आगे से गाली देगा तो मुक्का चलेगा और अगर कोई बात करे। अच्छा, लाल रुमाल या ब्लैक सूट? ब्लैक सूट। शायरी सुनाना पसंद है या गाना गुनगुनाना? शायरी मुझे अच्छी लगती है और मैं बहुत ज़्यादा मेरी इस पे चले सुना दें, शायरी सुना दें, किसी का शेर सुना दूँ? सुना दें। अरबी का, फारसी का, उर्दू का? उर्दू। अच्छा, ठीक है। उर्दू में एक शेर मुझे वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है
यूनिवर्सिटी की याद दिलाता है, यूनिवर्सिटी के किसी दिनों खातून की तो नहीं दिलाता? हो भी सकता है, हो भी मैं सकता है। मिजाज नहीं रहा हूँ। शायरी भी पसंद है और आशिक में साथ नहीं रहा है। कभी मैंने मतलब खवातीन में कोई दिलचस्पी ली है। खवातीन तो आपने दिलचस्पी लेते आप नहीं लेते कि खवातीन? वो एक हद तक हमारा जो एहतराम का रिश्ता है, बाकी ये इतनी वजाहतें, इतनी वजाहतें किसी को ये नहीं कहते, ये मैसेज तो नहीं करते ना किसी को कि आपके बाल अच्छे हैं ये। हाँ। मैंने बहुत सारे मैसेजेस ब्लॉक किए हैं। आपको आते हैं ऐसे मैसेजेस? मैसेजेस जो है वो तो आसमान ने पकड़ लिया। यकीनन ज़िंदगी में आते यकीनन। हैं, और लेकिन ये कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, ये घटियापन है। मैसेज भेजो, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, अब तो बच्चे हमारे जवान हो गए हैं और हम लोगों को मैसेजेस भेजें, किस लिए भेजें? मतलब ये आपने जो शेर का कहा ना, आपके पिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, क्या बात है, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जैसे सूखे हुए फूल किताबों में। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ये मिजाज आज का नहीं है। हाँ। मरवा साहब आप हो ना हो, लेकिन मिजाज आज हाँ, का नहीं है। इश्क तो हम करते हैं लेकिन अपने बच्चों से। हाँ माशाल्लाह, मरवा साहब का बेटा मैंने देखा है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। रोमांटिक गाना या सैड मेलोडी? रोमांटिक गाना, खामोश मोहब्बत या ओपन एक्सप्रेशन? ओपन एक्सप्रेशन, घने बाल या खूबसूरत आंखें? खूबसूरत आंखें। बच्चों के साथ क्रिकेट या बेगम के साथ लॉन्ग ड्राइव? बच्चों के साथ क्रिकेट। सियासत या शोबिज़? पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट की तकरीर या फिल्म का डायलॉग? पार्लियामेंट की तकरीर। सख्त मौक़िफ़ या नरम हिकमत अमली? सख्त मौक़िफ़। बड़ा जलसा या बड़ी स्क्रीन? बड़ा जलसा। खान या नवाज शरीफ? खान। बड़ा तवक्कुल के साथ आपने जवाब दिया है मुझे। हाँ? दिल से बड़ा तवक्कुल दिल के से साथ जवाब नहीं दिया है मरवा साहब ने। बड़ा तवक्कुल के साथ हाँ। जवाब दिया, एक लम्हे के लिए रुके और फिर हाँ, जवाब दिया। फिर मरवा साहब। नहीं, देखिए खान जेल में है और बेगुनाह है, और इस मजलूम हालत में मैंने उसकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। किस तरह कोई मुझसे ये तवक्को कर सकता है? मियां नवाज शरीफ साहब की इज़्ज़त करता हूँ, एक स्टेट्समैन है, पाकिस्तान के एक मुदब्बिर सियासतदान रहे हैं, लेकिन इस मौके पर मैं मतलब है कि खान साहब के ऊपर तरजीह नहीं। आप मतलब हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, खान साहब के लिए ही कहेंगे हम। देखिए, मैं मोहब्बत करने वाला नहीं हूँ, न मैं कोई उस कल्ट का हिस्सा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल है, दिल से फैसले करते हैं या दिमाग से? कभी दिल से कर लेते हैं, कभी दिमाग से ज़्यादा कर दिल से? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फूड या चाइनीज़? पाकिस्तानी। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। एक्सरसाइज या फिर आराम तलबी? एक्सरसाइज। बाय एयर या फिर बाय रोड? बाय एयर। फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी तो वैसे बेशुमार है, लेकिन मैं आजकल की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तारीखी मूवीज़ बहुत पसंद है, अच्छा, वार history मूवीज़। based। और आजकल मैं जो हूँ कुरुलुस उस्मान के बाद उसके बेटे कुरुलुस उरहान, वो देख रहे हैं? वो देख रहा हूँ। ठीक है। किस खातून के साथ सफ़र पे जाएंगे? माहिरा खान, सबा कमर या कैटरीना? कतरीना कैफ की बात कर रहे हैं? उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। नहीं। जी कैटरीना कैफ। हाँ, मायरा खान। सबा कमर, कैटरीना कैफ? मायरा खान। माहिरा खान। पहले देखिए कैटरीना का आपने पूरा नाम पूछा, उसके बाद फैसला किया। देखिए, हाँ जी, उसके बाद आपने फैसला किया मरवा साहब। नहीं मरवा ये साहब। दूसरी बार मतलब दफा ये हुआ। मेरी तरजीह अभी भी है ना, मतलब कोई मैंने माइंड तो चेंज नहीं किया ना। आई विल प्रेफर मायरा खान। ठीक है, माहिरा के साथ। अब जी आसमा की बारी, आसमा की तरफ चलते हैं। आसमा, किताब या फिल्म? फिल्म। पाकिस्तान, अमेरिका या यूरोप? पाकिस्तान। देसी खाना, चाइनीज़ फूड? देसी। लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड? बॉलीवुड। सियासी स्कैंडल या सियासत का स्टाइल? सियासी स्कैंडल। खान साहब या नवाज शरीफ साहब? खामोशी। नहीं, एक तो कहना एक पड़ेगा। तो दे दे, एक तो दे दे। मुश्किल है। अच्छा ठीक है भाई, एंकर हैं हम, कोई साइड नहीं ले सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेकअप या अट्रैक्टिव आउटफिट? अट्रैक्टिव आउटफिट। सिंगल लाइफ या शादीशुदा? मैं चूंकि शादी के बाद सिंगल हुई हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि वो लड्डू खाया नहीं है, तो वो लड्डू खा के पछताए हैं, तो मेरे ख्याल में अब सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ। बराह रास्त प्रोग्राम या फिर रिकॉर्डिंग?
लाइव। स्टूडियो का संजीदा माहौल या थोड़ा सा कलरफुल शो? कलरफुल शो। रेड कारपेट पर मज़ा पसंद है या फिर स्टाइल? स्टाइल। सख्त सवाल या नरम सवाल? नरम सवाल, खूबसूरती से किया क्या। अच्छा, अच्छे ठीक लहजे है। में। हैंडसम मर्द अच्छे लगते हैं या फिर अमीर? मर्द अच्छे ही नहीं लगते ऐसा तो मत आजकल। करें। नहीं नहीं दो- ये तो बहुत ज्यादा है। सारी बहुत ज़्यादा हो जाए। क्या किया? जिस सेंस में आपने पूछा उसमें नहीं अच्छे लग रहे। नहीं, हैंडसम या अमीर वैसे में तो कोई देखिए, मेरे अब्बा हैं, मेरे भाई हैं, मतलब मेरे अपने बेटे हैं दोनों। यहाँ पे लेकिन अम्मा, जिस भाई, सेंस में आप सवाल पूछ क्या रही है हैं, आपका? उसमें हैंडसम मर्द अच्छे लगते हैं या अमीर? 7 मिनट कर दिया, बदरंग मर्द अच्छे। शायद उसमें नहीं, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। आजकल नहीं अच्छे लग रहे। आजकल अच्छे नहीं आजकल कोई अच्छा नहीं लग रहा, लगते। कोई भी सदियों से नहीं। अच्छा, कोई तो कहीं तो नजर आ जाता है। मतलब अमीर या तो अच्छा लग जाता है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, और अपने लिए अमीर एक होता है ना। वो परवीन शाकिर का एक शेर है ना, मेरी तलब था एक शख्स, वो ही नहीं मिला तो तब हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल। क्या बात है। इसके बाद मैं आगे आपके साथ बढ़ जाऊंगी। खूबसूरती का राज क्या है? मुस्कुराहट या फिर नींद पूरी करती हैं? बहुत सोती हूँ मैं। अच्छा, सफर पर जाना हो तो किसके साथ? असदुल्ला खान साहब या भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब? मैंने असद, 2 ऑप्शन असद, always। ठीक है। मैं मरवत साहब का ना नाम लिखा हुआ, मैं काट गई हूँ कि मरवत साहब के साथ जाना चाहेंगे कि नहीं। ओके, ठीक है। फिल्मों या ड्रामों में काम की ऑफर हो तो किस किस्म का रोल प्ले करेंगी? नहीं करूँगी, इनकार कर दूँगी। किसी भी किस्म का रोल? बहुत बार मुझे ऑफ़र हुई, और जब मैं सिटी 42 के साथ काम कर रही थी अपने करियर के इब्तदाई दिनों में, तब मुझे कावर रियाज, जो कि लाहौर की मॉडलिंग बहुत वॉइस इंडस्ट्री के पहचान, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये छोड़ दो न्यूज़ वगैरह, यू वांट टू वेस्ट योरसेल्फ, इसमें नहीं रहो, आप मॉडलिंग के उसमें आ जाओ। और मैंने एक मशहूर मिल्क ब्रांड का पहला ऐड भी किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। तारिक जो हैं, तारिक अमीन, उन्होंने भी, मैं हेयर कट के लिए उनके पास गई थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप मॉडलिंग में आ जाओ। सिटी के दौर का मुझे हवाला दे रही ना, तो मैं रिवाइंड कर रही हूँ चीज़ों को। लखानी साहब ने मेरे स्टाइलिंग के लिए भेजा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एंकरिंग छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ मॉडलिंग के उसमें। अच्छा, तब भी मैंने रिफ्यूज। अब बताएं, आप फनी है या फिर रोमांटिक? रोमांटिक है, ज़्यादा रोमांटिक है। चलिए जी, ये तो हमने कर लिया। अब चारों मेहमानों का पता चल अभी गया। मुश्किल सवाल आपने पूछे, अभी आने और होंगे तो पता नहीं क्या मैं होगा। तो ये सोच रही, मैंने गलती की। मरवत साहब का नाम शामिल था तो मैं मरवत साहब का डाल देती कि सफर आप किसके साथ करना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप मरवत साहब के साथ ही कहते कि नहीं, मरवत साहब के साथ क्यों नहीं, अगर असदुल्ला साहब, अगर ये करीना कैफ के अलावा किसी और का सोचें तो। हाँ, ये देखो। मुझे आपका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह, बड़ी आप ग्रेसफुली बोली है। वुमेन शुड बी लाइक यू। बहुत जबरदस्त आपकी तरफ से कहा जाना मेरे लिए बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हमारे सीनियर और ख़ास तौर पे जिनको हम देख रहे होते हैं, वो खुद आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ अच्छी है, क्या प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है आपके लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा अब कॉम्प्लीमेंट। सहर साहिबा से मैं जब ब्रेक से पहले हम सब बातें कर रहे थे, सहर साहिबा से और बाप साहब से मैं पूछना भूल गई थी कि कड़क नोटों की खुशबू कैसी लगती थी ईद पे, और अभी भी अच्छी लगती है। आपने सुना नहीं, वो जब लूट लो वाला आया था सबसे पहले? उस दिन एक रिश्तेदार को मैंने बैंक से मुझे ताज़ा कैश आया, 1000 की घड़ियाँ, तो उसमें से 2.5 लाख रुपए निकाल के मैंने एक रिलेटिव को भेजे। अच्छा। तो वो जब मैंने उसको भेजने के लिए जेब में रखे ना, ताकि उसका कोई बेटा या कोई आए, अचानक उसकी स्मेल आ गई मुझे। तो जब उसका बेटा है ना, तो मैंने उसको कहा कि अपने बाबा को कहो जरा इनको सूंघ ले। नोटों की जो है स्मेल बड़ी अच्छी होती है। मजे की आपको भी पसंद है? बिल्कुल, नोटों की स्मेल किसको पसंद नहीं। अच्छा, आई वर्क इन अ बैंक फॉर सम टाइम। अच्छा। तो ये होता था कि अच्छा, मुझे खुद से तो कभी दिलचस्पी थी नहीं, मगर लोग ईद पे कहते थे जी वो नए नोटों की घड़ियाँ, तो ऑफिसर्स को जो है ना ये अपॉर्चुनिटी होती थी, दे कुड टेक। तो वो ये होता था कि मैंने लिए और दे दिए, लेकिन ये कि वो जो स्मेल है डेफिनेटली उसका एक अपना एहसास होता था और अच्छा लगता था, ख़ुसूसी तौर पे जब ईदी मिले
तो वाले नोट तो आप भूल ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो और वो मैं घर में क्योंकि बड़ी थी तो सबसे ज़्यादा मिलती भी मुझे थी। जाहिर सी बात है, बड़ा वाला और छोटा वाला जो है वो दरमियान वाला तो बेचारा वैसे ही फंस जाता है, बड़ा और छोटा वाला हमेशा फ़ायदे में रह जाते हैं। कड़क नोट हो या फिर प्यार हो या कोई भी चीज़ हो, पहली चीज़ जो घर में आती है बड़ा और छोटा समेट एक सेगमेंट में आपको गुजारिश करता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। हाँ बिल्कुल, ब्रेक के बाद वो कर लेंगे, आप ब्रेक के बाद कर लें, लेकिन एक ये सवाल सारे आप कह रही हैं ना, एक सवाल हमें किसी एक से पूछने की इजाज़त दी। ये तो भाई होगा, ये तो मैं पहले ही तय कर चुकी हूँ कि ये ब्रेक के बाद जब आएंगे तो 2-3 ऐसी मुश्किल में डाल, ये मेरे पास ना एक बास्केट पड़ी, इसमें मैंने कुछ पर्चियाँ भी डाली हुई हैं, तो इन पर्चियों के साथ भी खेलेंगे और मरवत साहब जो कह रहे हैं वो भी हम करेंगे, और अरबाब साहब जो है इनसे भी पूछेंगे कि ये बड़े वाले, छोटे वाले या दरमियान वाले, क्योंकि दरमियान वाले के पास जो है वो बचा कुचा माल ही आता है, चाहे पैसे हो, चाहे खाना हो, चाहे ईदी हो। तो ब्रेक से वापस आके तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम करेंगे। स्टे विद अस। स्पेशल में एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे, बड़ी बड़ी ईद मुबारक आपको कहेंगे। और बहुत सारी हम बातें कर रहे थे तो हमने कहा कि साथ साथ पेट पूजा भी होनी चाहिए। अरबाब साहब तो शायद बहुत ज़्यादा पेट पूजा कर चुके हैं, इसलिए ज़रा खामोश बैठ गए हैं। सहर साहिबा से मैं पूछूंगी, दरख्वास्त करूँगी कुछ खा पी ले। लेकिन इस खाने के साथ साथ जो है वो मरवत साहब जो बात कर रहे थे कि एक सवाल है जो हमें एक दूसरे से पूछना है, जिसने जिससे सवाल पूछना है, तो आगाज़ फिर मरवत साहब से कर लेते हैं। मरवत साहब, कौन सा सवाल है, किससे आप पूछना चाह रहे हैं? माँ सिवाय मेरे माँ सिवाय मेरे किससे पूछना चाह रहे हैं? से करेंगे मरवत साहब। हो सकता है आपसे पूछना चाह रहे हो, आपने ये क्यों कहा कि माँ सिवाय मेरे? चलो मैं भी शामिल हो जाती हूँ। जी मरवत साहब। अच्छा, आपसे सवाल है। या खुदा, मरवत थोड़ा सा ढीला सवाल कीजिए। जी जी प्लीज प्लीज मरवत साहब। आप चांद पे गई हैं और वहाँ से 2 लोग आपके साथ गए हैं, अब वापसी पर जो है एक बंदे को उधर ही छोड़ना है, एक को लाना है, एक मैं हूँ और एक अरबाब साहब है। ऐसा मत करें, मैं कोशिश करूंगी मेरी सीट पूरी रहे, आप दोनों को आधा आधा बांध के ले आओ। नहीं, ये मैं वैसे आपको एक बात बता देती हूँ, मैं ये किसी भी लीडर का नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इस सियासत के अंदर जो दबंग तरीके से सच पे बात करता है वो हर शख्स मेरा फेवरेट है, और उसका इजहार मैं हमेशा ऑनर भी करती हूँ। मेरे साथ जो मेरे मेहमान होते हैं, सहर साहिबा के, ये नहीं कि ये एक सेट की बात नहीं है, जो चीज़ें इनकी पसंद है वो मैं इनके मुँह पे कहती हूँ। हाँ, मरवत साहब का अंदाज़ बहुत दबंग है, तो मतलब मरवत साहब को ले आएंगी, एलन मस्क का जहाज जब जाएगा तो अरबाब साहब उधर मिलेंगे। आपका सवाल किनसे है? नहीं, ये तो मरवत साहब करना चाह रहे थे। नहीं, सब एक दूसरे से करेंगे, सब एक। मेरे ख्याल में उधर से फिर सहर साहिबा से कह लें। अभी मैं सोच लेती हूँ कि मैंने किससे सवाल करना है। चले, सहर साहिबा किससे सवाल करेंगी? इसी चले मैं आसफा से कर लेती हूँ। आसफा, ये बताइए कि आप खुश होती हैं तो क्या करती हैं और दुख सैड होती हैं तो क्या करती हैं? अच्छा, मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। मैं बहुत दुखी होती हूँ तो भी मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ। हमें होता है कि हम जब बहुत खुश होते थे तो हम कराची में सीढ़ियों पे बीच में चले जाते थे, और जब बहुत उदास होते थे तब भी नंगे पैर जो है लहरों को छूना चाहते थे। तो मैं पूरी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं खाना बहुत खाती हूँ। अरबाब साहब, आप किससे सवाल? मेरा जी मरवत साहब से सवाल है। जी सर। मरवत साहब ने एक वीडियो बनाई थी। मेरी बात सुनो, उन्होंने पहले कह दिया सिचुएशन देख के मैं डायलॉग करूंगा। हाँ, हमारे गांव के हवाले से, हाँ हमारे गांव के हवाले से मरवत साहब एक बच्चे को पकड़ा था और उनसे कह रहे थे कि हमारे गांव का नाम तहकाल है, कि तुम ताकाले हो और बदमाश भी नहीं हो। यानी हमारे गांव को उन्होंने कहा कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज़रूर बदमाश होंगे। इसकी वजाहत मरवत साहब कर लें। ये तो उनके पेशावर यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा हुआ है, और पेशावर यूनिवर्सिटी जो है ना वो हमारे गांव में ही है, पूरी पेशावर यूनिवर्सिटी। तहकाल के लोग जो है ना, अरबाब साहब का जहाँ से ताल्लुक़ है वो बड़े सरकश लोग हैं। अच्छा। पेशावर के
इसमें कोई मतलब गलत बयानी नहीं है, कोई अच्छा। ये नहीं है। और दूसरी बात ये, इनकी अदावतें, दुश्मनियाँ, कत्ल मकातले बहुत ज़्यादा है। और पेशावर के शहर में सबसे बड़े बदमाश भी इसी तहकाल के इलाके ने पैदा किए हैं। तो ये मैंने इसलिए अभी नहीं, वो पुराने, वो जिस वक्त वो 78 की बात है जब हम पैदा नहीं हुए थे और मरवत साहब थे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। अरबाब साहब खुद भी इतने शरीफ नहीं है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अरबाब साहब आपने छेड़ दिया उनको, मरवा साहब आप छिड़ गए, काबू करना मुश्किल है उनको। नहीं, इलाके में इनकी काफी दहशत है। हाँ। नहीं, वो मुझे शरीफ इसलिए नहीं कह रहे, वो मैंने आपके बालों की तारीफ की थी उस वजह से ये कह रहे। मेरे बालों का पीछा छोड़ दे, मेरे बालों का छोड़ दे, मेरे बालों का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल मरवा साहब से होगा। मरवा साहब, जब से आपका चेहरा लोगों ने देखा, जब से आप पीटीआई के लिए निकले, आपने एक क्राउड पुलर थे आप, और आपने वहाँ पे क्राउड इकट्ठा किया जहाँ पे सोचा नहीं जा रहा था। तो इस दौरान बहुत सारी ख़वातीन आपको पसंद भी करती हैं, उसमें कोई एज की बात नहीं है। अब तक सबसे ख़तरनाक खातून आपकी फ़ैन्स में कोई आपको मिली है जिसने कहा होगा अगर ना मिले आप मुझसे तो मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी? वो कह रहे हैं वो पहले मैसेज पे ब्लॉक कर देते हैं। वो तो आप ब्लॉक कर देते हैं ना, जब इंसान नया नया एक खातून थी जिसने मुझे बिल्कुल सरप्राइज दिया। अच्छा। एक दिन मैं दफ्तर गया तो वो खातून ने कहीं से मेरा नंबर लिया था, या ये ट्विटर पे मैसेजिंग करती थी। और मतलब है कि आजकल बहुत सारी बातें लोग कर जाते हैं, हम इग्नोर कर देते थे। तो वो जब मैं दफ्तर गया ना, तो वो मोहतरमा इंग्लिस्तान से अचानक तशरीफ़ लाई थी, इंग्लैंड से। और उसने कहा जी मैं फ़लाँ होटल में ठहरी हूँ और बस मैं आपके साथ ज़रा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अच्छा। मुझे मतलब है उसका आना, उसका वो तरीका। अच्छा, वो जब बेटी ही थी ना, तो अचानक मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ गया, कॉल आ गई इंग्लैंड से। अच्छा। वो उसका शोर था और वो मुझे कह रहे हैं कि जी मेरी बीवी आपके पीछे उधर आ गई है। अब मैं सियासतदान था, मेरे तो बिल्कुल 14 तबक रोशन हो गए। क्या ना करता। मैंने कहा हजरत मैंने आपकी बीवी को दावत दी थी कि वो आ जाए। अच्छा। तो मैं अपना दफ्तर छोड़ के निकल गया, लेकिन बहरहाल दैट वुमन इन फैक्ट मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। और एक लॉन्ग पीरियड था उस पूरी ये सिचुएशन का। 20 वाकयात हुए हैं, लेकिन मतलब है मगर ये मिलने गए, मिलने गए नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं अपने दफ्तर छोड़ के चला गया। आपके ऑफिस में थी ना ये? वो ऑफिस में आई और मैं अपना दफ्तर छोड़ के निकल गया। वो तो मुझे चाहती थी कि उधर किसी होटल में वो ठहरी हुई है, मैं उसको उधर विजिट करूं। अच्छा, ये काफी अब मैं सरवत सवाल करना चाह रही हूँ जी जी मरवत साहब से। हाँ बिल्कुल। मरवत साहब से करने की वजह ये है कि सेगमेंट इनकी फरमाइश पे था, तो मैंने सोचा चलें इनकी फरमाइश पूरी करते। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शेर अफजल मरवत कभी रोए हैं? कभी दिल बहुत भर आया हो किसी बात पे, बहुत रोए हूँ अकेले में? अपने मैं कभी नहीं किसी रोया, वाक़ये मैं अपनी वालिद की लाश पे नहीं रोया हूँ। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, मतलब ये ना वक्त ने हमें बड़ा सख्त कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये जितने भी हमारे ईद के इस दिन पे हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 92 की तरफ से ईद स्पेशल का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए मेरे तमाम मेहमानों को भी। खुदा हाफिज़।